नमो नमः। संस्कृत व्याकरण की श्रृंखला में आज हम लोग पढ़ेंगे व्यंजन संधि। व्यंजन संधि के बारे में जानेंगे, इसकी क्या परिभाषा है, ये कितने प्रकार की होती है, आदि आदि। अभी तक हमने संधियों के बारे में पढ़ा, संधियाँ कितने प्रकार की होती हैं, बताया कि स्वर संधि, व्यंजन संधि एवं विसर्ग संधि। स्वर संधियों की विस्तार से चर्चा भी की। यदि आपने मेरी पिछली वीडियो स्वर संधि की न देखी हो तो आई बटन में क्लिक करके देख सकते हैं। चलिए व्यंजन संधि के बारे में आपको बताते हैं। व्यंजन संधि को समझने से पहले थोड़ा जरूरी है व्यंजन के बारे में ज्ञान होना। व्यंजनों के लिए संस्कृत वर्णमाला का ज्ञान होना अति आवश्यक है। तो संस्कृत वर्णमाला की हमने एक वीडियो बनाई है, यदि आपने वो न देखी हो तो आई बटन में क्लिक करके देख सकते हैं। क्योंकि संस्कृत वर्णमाला से जैसे हम आपसे कहेंगे कि इसमें तवर्ग हो जाता है, टवर्ग हो जाता है, झल हो जाता है, फिर जश हो जाता है, तो आप कहेंगे ये सब क्या है। तो इन्हीं सब का ज्ञान हम संस्कृत वर्णमाला में करते हैं। व्यंजन संधि को हल संधि भी कहते हैं। अब व्यंजन संधि की आपको परिभाषा बताते हैं क्या होती है। किसी व्यंजन का व्यंजन या स्वर के साथ मेल होने पर जो परिवर्तन होता है वह व्यंजन संधि कहलाती है। जैसे अभी तक हमने पढ़ा कि स्वर संधि में किसी स्वर के साथ मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। इसी तरीके से इसमें व्यंजन का व्यंजन से एवं व्यंजन का स्वर से किसी से भी मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे सत जना तो इज इक्वल टू सज्जना। अब इसमें सत में भी त में भी व्यंजन है और जना के पहले वर्ण में भी ज में व्यंजन है। तो दोनों व्यंजन का व्यंजन से मेल होने पर जो परिवर्तन हुआ वो व्यंजन संधि। इसी तरीके से दिक गज, दिक का में का भी व्यंजन है और गा भी व्यंजन है। तो दोनों व्यंजनों के मेल होने से जो परिवर्तन हुआ, क्या परिवर्तन हुआ, बना दिग्गज। तो ये व्यंजन संधि हुई। शरत चंद्र, तो शरत प्लस चंद्र ता और ता को चा आदेश हो गया, इस तरीके से शरत चंद्र हो गया। स्वर संधि की अपेक्षा व्यंजन संधि के भेद बहुत अधिक हैं। कई भेद होते हैं। व्यंजन संधि के 11 भेद होते हैं। इनका एक एक करके आपको हम विस्तार से बताएंगे। व्यंजन संधि में पहली संधि है इष्टुत्व संधि, जिसका सूत्र है इस्तो इष्टुना इष्टु। अब इस सूत्र में ही पूरी परिभाषा छुपी हुई है। इष्टुत्व का मतलब है कि संधि का जो नाम है कि शकार और चवर्ग हो जाता है। अब किसको कैसे हो जाता है ये देखिए, इसकी परिभाषा सूत्र में ही परिभाषा छुपी है कि सकार तथा तवर्ग, सकार मतलब सा और तवर्ग मतलब ताथा दध ना। तो तवर्ग का यदि शकार अथवा चवर्ग के साथ योग हो तो सकार को शकार और तवर्ग को चवर्ग हो जाता है। तवर्ग मतलब ताथा दाधा ना को चाचा जाझा इया हो जाता है। वो भी कैसे, क्रम से, पहले को पहला, दूसरे को दूसरा, तीसरे को तीसरा, चौथे को चौथा, पांचवें को पांचवा, इस तरीके से क्रम में परिवर्तन होता है। आइए आपको और विस्तार से बताते हैं। देखिए सकार और तवर्ग को शकार और चवर्ग में कैसे बदलते हैं, इसमें आपको हम स्पष्ट बताएंगे। जैसे सा है, सा को शा में बदल देते हैं, और ता का को चा में बदलते हैं, था को छा में, दा को जा में बदलते हैं, धा को झा में और ना को इया में। इस तरीके से ये परिवर्तन होता है। अब देखिए कैसे होता है। जैसे मनस चलती, अब मनस प्लस चलती, अब इधर मनस पहले शब्द में क्या है, सा, तो उधर उसके बाद इसका मेल चा से हुआ है, तो सा को क्या करेंगे, चा में बदल देंगे। तो मनस, सा को शा में बदल देंगे, मनस चलती हो जाएगा। इस तरीके से सतचित्त, सतचित्ता और प्लस चा, तो उसको ता को किस में बदल देंगे, चा में, तो क्या हो जाएगा, सच्चित्त। इसी तरीके से एक उदाहरण और देखिए, मनस चंचलम, अब सा को शा में बदल दिया जाएगा। सा के बाद चा है तो सा को शा में बदल देते हैं, तो मनस चंचलम। हरित से शेते,
तो इधर हरित त है और उधर शा है, तो क्या होगा, तो ता को क्या बदल जाएगा, हरिष्येते, शा में बदल जाएगा। इस तरीके से ये परिवर्तन होते हैं, इसके ये नियम हैं। ठीक, चलिए अब आपको और उदाहरण बताते हैं। ता वर्ग को चा वर्ग कैसे होता है। जैसे उच्चारणम, उच्चारणम को कैसे विच्छेद करेंगे संधि का, उत प्लस चारणम, तो उत ता प्लस चा, और ता प्लस चा मिलकर क्या हो गया, चा, तो उच्चारणम हो गया, ता को चा आदेश हो गया। इसी तरीके से जगत जननी, तो जगत जगद भी होता है कहीं कहीं विच्छेद में और जगत भी होता है, तो दा को जा आदेश हो जाता है, ये नियम है। तो क्या हो गया, जगत जननी। फिर है तंजया, तज्जया, तो तद प्लस जया, तो क्या हो गया, द को जा आदेश हो गया, द प्लस जा, तो दा को क्या हो गया, जा आदेश हो गया, तो तज्जया हो गया। महत चित्रम, महत प्लस चित्रम, ता को क्या चा आदेश हो गया, तो क्या हो गया, महाचित्रम। इसी तरीके से रिपून प्लस जय, अब रिपून, रिपून प्लस जय को क्या बना, रिपुंजय, तो ना को क्या आदेश हो गया, जैसे मैंने बताया था तवर्ग को चवर्ग आदेश हो जाता है। जैसे कि तवर्ग ताथा दाधा ना, अब ना रिपून में ना है, और चाचा जाचा इया, पांचवा वर्ण क्या हो गया, इया, तो क्या लग गया यहाँ पे, ना को क्या आदेश हो गया, इया। इसी तरीके से क्या बन गया, रिपून जय। इस तरीके से ये सब परिवर्तन होते हैं। अब व्यंजन संधि की दूसरी संधि बताते हैं। दूसरी संधि का नाम है षटुत्व संधि। इसका सूत्र होता है स्टु नास्टु, मतलब सा को या ता को सकार या टवर्ग आदेश हो जाता है। इसकी पूरी परिभाषा क्या है कि सकार अथवा तवर्ग का यदि शकार एवं टवर्ग के साथ योग हो तो सकार को शकार एवं टवर्ग को क्रमशः टवर्ग आदेश हो जाता है, अर्थात टवर्ग का जो वर्ण हो उसका क्रम से टवर्ग हो जाता है। जैसे रामस षष्ठा, इसमें क्या है, रामस को सा आदेश हो गया तो रामस षष्ठा हो गया। इसी तरीके से तत् टीका, तो ता को टा आदेश हो गया तो तत् टीका हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है। देखिए स्तुत्व संधि के आपको और उदाहरण बताते हैं, इससे आपको और स्पष्ट हो जाएगा कि कैसे कैसे इनका प्रयोग करते हैं। जैसे उड्डयनम है, उड्डयनम में उद प्लस डयनम, तो उत भी होता है और उद भी होता है, तो उत प्लस डयनम, तो इधर दा है उधर डा है, तो दोनों मिलकर के क्या होगा, दा को क्या आदेश हो गया, डा। देखो हमने बताया था तवर्ग को टवर्ग आदेश हो जाता है, तो तवर्ग में द कहाँ आता है, त थ द, तीसरा वर्ण है, और ड कहाँ आता है, ट ठ ड, ये भी तीसरा है, तो इसीलिए तवर्ग को टवर्ग आदेश बताया गया है। तो क्या हो गया, द का डा होने से उड्डयनम हो गया। ठीक है, स्पष्ट है। फिर आकृष्ट, आकृष्ट का विच्छेद कैसे बनेगा, आक्रस प्लस ता, तो कैसे हुआ, सा जो आखिरी, ये पहले शब्द का जो आखिरी वर्ण है शा, इस सा प्लस ता होने से क्या हो जाता है, सकार आदेश हो जाता है, तो आकृष्ट, और ता का क्या बन जाएगा, टा, ता को टा आदेश हो जाएगा, तो क्या हो गया, आकृष्ट, आकृष्टा। इसी तरीके से है पंडित, पन प्लस डिद, अब पन ना है और इधर है डिद, ना के बाद ना प्लस डा होने से ना को अणा आदेश हो गया। ठीक है, तो क्या हो गया, जैसे कि बताया था हमने आपको कि ताथा दाधा ना को क्या आदेश हो जाएगा, टाठा डाढ़ा अणा, तो ना को अणा आदेश होने से क्या हो गया, पंडित। इसी तरीके से चकिन ढोक से, तो चकिन प्लस ढोक से, तो इसमें भी ना को अणा आदेश होने से, ना प्लस ऋणा होने से ना को अणा आदेश हो गया, तो चकिन ढोक से हो गया। ठीक है, अब आपको षटुत्व संधि समझ में आ गई। इसमें सा का शा हो जाता है और
त वर्ग को ट वर्ग आदेश हो जाता है। बस इतना ही समझना है। चलिए, व्यंजन संधि की तीसरी संधि आती है जश्चत्व संधि। इसका नाम क्या है? जश्चत्व संधि। अब इसमें जैसे नाम से पता चल रहा है जश आदेश हो जाता है। अब किसको जश आदेश हो जाता है? इसका सूत्र है झलाम जशो अंते। झलाम जशो अंते। तो इसमें इसकी परिभाषा क्या है? यदि पद के अंत में झल हो लेकिन क्या ना हो, या वा रा ला इया और मा रा ना ना, इन वर्णों को छोड़कर अन्य कोई भी व्यंजन हो तो उसे क्या आदेश? जस आदेश हो जाता है। जस में क्या कौन कौन से वर्ण आते हैं? ज ब ग ड दा, ये वर्ण आते हैं। तो इनको जस आदेश हो जाता है। अब आपको ये संस्कृत वर्णमाला का अगर ज्ञान होगा कि झल में क्या आते हैं, जश में क्या आते हैं, तो ये तो आप आसानी से इसको कर लेंगे। तो क्या इसकी परिभाषा है? यदि पद के अंत में झल हो तो उसको जश आदेश हो जाता है। यदि किसी पद के अंत में वर्ग के प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ व्यंजन तथा श श श ह आए तो उन्हें अपने वर्ग का तृतीय वर्ग हो जाता है। अब आपको समझ में आया? अगर ये चीजें प्रथम वर्ग में कोई भी पद के अंत में वर्ग के प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ व्यंजन आए और श श श ह आए तो अपने ही उसी वर्ग का तृतीय वर्ग हो जाता है। आपको बताते हैं कैसे होता है। देखिए, उदाहरण से आप समझिए। देखिए, जैसे जगदीशा, अब इसमें कौन सी संधि है? जश्चत्व संधि है। कैसे है? अब इसको विच्छेद करिए, जगत प्लस ईशा। अब जगत में क्या है? इधर शब्द के अंतिम वर्ण क्या कौन सा है? ता, और उधर ई है। तो क्या हो गया? यहाँ प्रथम वर्ण ता के स्थान पर अपने वर्ग का तीसरा वर्ण दा हो जाएगा। अब ता में त थ द ध आता है, इसी का ही त थ द का ही ता की जगह दा आदेश हो जाएगा, तीसरा वर्ण आ जाएगा। इसका ये नियम सूत्र है कि उसी वर्ग का तीसरा वर्ण लगा दिया जाता है, उसका उपयोग होता है। तो क्या हो गया? जगत प्लस ईशा, तो ता की जगह पर तीसरा वर्ण तवर्ग का दा आदेश हो जाएगा, तो जगदीशा हो जाएगा। समझ आया? इसी तरीके से जलमुख प्लस गर्जती। अब जलमुख में का है? कवर्ग है, और फिर गर्जती है, तो कहा गया है कि अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण आएगा। अब का वर्ग का तीसरा वर्ण क्या है? का खा गा। तीसरा वर्ण क्या है? गा। तो यहाँ पे का की जगह क्या आदेश हो जाएगा? गा। तो क्या शब्द बनेगा? जलमुग गर्जती। यहाँ प्रथम वर्ण का के स्थान पर गा आदेश हो जाएगा। क्लियर है? तो जब जो परिभाषा में बताया गया है वैसा ही होना, जो सूत्र में है वो परिभाषा में है, जो परिभाषा में है वैसे ही उसका विच्छेद होगा। ठीक। अब है षट दर्शनम। अब षट दर्शनम में इसकी विच्छेद कैसे करेंगे? षट प्लस दर्शनम। अब ट को टवर्ग का ही तीसरा आदेश होगा। अब टवर्ग में क्या आता है? ट ठ ड, ट ठ ड ढ अणा। तो क्या होगा? ट ठ ड, तीसरा वर्ण क्या है? ड। तो इसी तरीके से हमने क्या लिखा? ट की जगह डा लगा दिया तो आ गया षट दर्शनम। ठीक है, टा को डा आदेश हो गया। इसी तरीके से अच आजादी, आजादी शब्द है तो अच प्लस आदि। अब देखिए इसमें उसका व्यंजन का स्वर से मेल हुआ है, इधर व्यंजन है उधर स्वर है। तो अब चा वर्ग कौन सा होता है? च छ ज झ इया। तो च छ ज, तीसरा वर्ण कौन सा है? ज। तो च की जगह पे क्या आदेश कर देंगे? ज। तो क्या हो जाएगा? आजादी। अज चा को जब जा आदेश करेंगे तो क्या हो जाएगा? आजादी। इसी तरीके से अब आगे अंतिम कौन सा उदाहरण है? सदाचार। तो सत प्लस आचार, तो इसमें भी सत तवर्ग ता है, तवर्ग का तीसरा वर्ण क्या होगा? त थ द, तो ता की जगह दा आदेश हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? सदाचार। स्पष्ट है? जश्चत्व संधि बिल्कुल स्पष्ट है, इसमें ज्यादा कोई कंफ्यूजन नहीं है कि क्या है, अपने ही पद का तीसरा वर्ण हो जाता है। ठीक। व्यंजन संधि में अब चौथी संधि आती है अपदांत जश्चत्व संधि।
जिसका सूत्र है छलाम जस झसी। इसका मतलब हुआ कि झलों के आगे यदि झस आता है तो जश आदेश हो जाता है। अब इसको विस्तार से बताते हैं। अपदांत के में झलों के आगे, झलों मतलब वर्ग के प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ वर्णों के आगे यदि कोई झस मतलब वर्ग का तृतीय अथवा चतुर्थ वर्ण आए तो पूर्व आए वर्ण के स्थान पर अपने ही वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाता है। मतलब जिस पहले पद में जो वर्ग यूज हुआ है उसी का तृतीय वर्ण आएगा। जैसे कवर्ग आया है तो उसका तृतीय आएगा, तवर्ग आया है तो उसका तृतीय आएगा, पवर्ग आया है तो उसका तृतीय वर्ण आ जाएगा। इस तरीके से इसका उपयोग होगा। आइए आपको उदाहरण से बताते हैं। जैसे वृद्ध, अब वृद्ध में वृद्ध प्लस धा, यहाँ झल धा के आगे चतुर्थ वर्ण धा आया है, देखा आपने, धा आया है, अतः पूर्व आने वाले धा के स्थान पर उसी वर्ण का तृतीय वर्ण यूज होके ध की जगह दा का उपयोग किया गया। तो क्या हो गया, दा लगाने से वृद्धा। ठीक है। अब दूसरा देखिए, लब्धम। लब्धम का विच्छेद कैसे हुआ, लब प्लस धम। अब इधर भा है और उसके बाद धा है, तो यहाँ झल क्या है, भा, और बाद में क्या है, धा है। तो इसके भा किस में आता है, पवर्ग में, पाफा बाभा, पवर्ग में आता है। अब पवर्ग का तीसरा वर्ण क्या होता है, पा फा बा होता है। तो इसमें भा की जगह किसका उपयोग कर देंगे, बा का। तो क्या हो जाएगा, लब्धम। क्लियर हो रहा। अब इसी तरीके से दुग्धम, तो दुग्ध प्लस धा। अब दुघ, घा आया है तो घा कौन से वर्ण में आता है, क वर्ग में, क ख ग घा, चतुर्थ वर्ण आया है। उसके बाद धा आया है, झस आया है। तो हम क्या करेंगे, हमें नियम से क्या है कि उसी वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाता है। ये हमारी परिभाषा में है, सूत्र में बताया गया है। तो कैसे करेंगे, क वर्ग का तीसरा वर्ण क्या होता है, क ख गा, तो हम घा की जगह किसका यूज करेंगे, ग का। तो क्या हो जाएगा, दुग्धा। आ रहा समझ। इसी तरीके से वागभ्याम। अब वाक प्लस भ्याम, वाक का यहाँ का आया है, कवर्ग है, कवर्ग का आगे की व्याकरण हम अगली कक्षा में चर्चा करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और आगे के नोटिफिकेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।